कुछ तो बात है ना इस मिट्टी में। किसी ने पुत्र को वीर बनाया, किसी ने पति के जगह तलवार उठाई। ये कहानी उन्हीं की। अगर वे ना होते तो शायद हम ना होते। भारत तलवारों से बचा, संकल्प से बना, क्योंकि हर दफा किसी ने असंभव चुना और इतिहास ने झुक कर लिखा, एक था राजा। जब मुगलों ने पहाड़ों को झुकाने का ख्वाब देखा था, तब गढ़वाल की एक रानी ने गर्व का ताज पहना था। शाहजहां को इतिहास में अपना नाम गर्जाना था। यहां एक मां का फर्ज था और विरासत का वादा निभाना था। न पन्नों में कैद, न गीतों में गूंजी थी ये कहानी, हिमालय के सीने से सटी थी। सदियों से चल रही ये मुंह जुबानी थी, ये वही नाक काटने वाली रानी थी। हाँ, भारत की ऐसी एक थी रानी, रानी कर्णावती। सत्रहवीं शताब्दी का भारत। दक्षिण में विजयनगर बिखरा पड़ा था। दक्कन अपनी तकदीर तलवार से लिख रहा था। कुमाऊं ने चलाया अपना पेच था। दिल्ली में था शाहजहां, उसे तख्त का गुरूर था। हिमालय झुकेगा ये उसका फितूर था। यहां था गढ़वाल, जिसमें गर्व का नूर था। फिर जो होना था वो हुआ। हर फरमान का गला घोंटा गया। मुगल आबरू को पहाड़ों में दफनाया गया। तो चलिए लौट चलते हैं उस समय में, जहां भारत में दिल्ली का डंका था, पर गढ़वाल में एक रानी लिख रही थी इतिहास से अलग कहानी। उस साहस की ये मुंह जबानी। हाँ, भारत की ऐसी एक थी रानी, गढ़वाल की रानी कर्णावती। एक औरत, एक रानी, एक मां, जिसने इतिहास लिखा मगर इतिहास उसे भूल गया। रानी कर्णावती ने बहुत ही कठिन समय में गढ़वाल राज्य की बागडोर संभाली, मुगलों की सेना से लोहा लिया और फिर किसी तरह से इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, ये कहानी है उस मिट्टी की जिसका हर कण, हर चट्टान, हर शिखर अपने आप में एक देवता का दरबार है। ये कहानी है एक रियासत की जो कभी भारत की उत्तरी सीमाओं की दहलीज थी, गढ़वाल, जिसे कभी केदारखंड कहा गया, कभी उत्तरखंड और आखिर में तहरी गढ़वाल। ये वो भूमि है जहां राजाओं ने सिर्फ राज नहीं किया, जहां से गर्व ने जन्म लिया और जहां गर्व नस्लों में विरासत बन गया। फरिश्ता ने ऐसा लिखा है कि गढ़वाल राज्य जो था अपने आप में बहुत ही समृद्ध राज्य था। यहाँ की नदियों में सोने की खदानें थीं, अलकनंदा, मंदाकिनी, इन सभी नदियों में से सोना निकलता था। तांबे के यहाँ बहुत भंडार थे और इसीलिए ये राज्य बहुत अमीर हो गया था, बहुत ही समृद्ध हो गया था। विलियम फिंच ने भी ऐसा लिखा है कि यहाँ के राजा सोने की तश्तरियों में खाना खाते थे। एक ऐसी रियासत जिसे ना जहांगीर झुका पाया, ना शाहजहां और औरंगजेब भी नहीं। ऐसी रियासत के बारे में हम इतना कम कैसे जानते हैं? पूरे सल्तनत पीरियड में, लोधी पीरियड, सैयद पीरियड और मुगल पीरियड में जो तेरी गढ़वाल था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। छोटा सा साम्राज्य था मगर इंडिपेंडेंट था। 1803-1804 के युद्ध में जब गोरखा युद्ध हुआ इस इलाके में, तब पहली बार ये स्टेट कमजोर हो गया। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश के प्रिंसली स्टेट्स में शामिल होना पसंद किया और वो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट बन गए। कहां से आई थी ये रियासत, कैसे शुरुआत हुई इसकी? इनकी जो कहानी है इनके खुद की बोली में काफी पुरानी है। 8वीं सदी में वो कहते हैं एक कनकपाल नाम के राजा थे जो शायद मालवा से आए थे। उन्होंने तेरी गढ़वाल में पहली बार एक साम्राज्य बनाया। बहुत ही बड़ी किंग लिस्ट है उनकी
और उसका और कोई पुरावा नहीं हमारे पास। 1358 में अजय पाल नाम का एक राजा 52 गढ़ जो है एकजुट करके तेरी गढ़वाल का साम्राज्य फिर से स्थापित करता है। इतिहास यहां से शुरू होता है और यहां से जो इतिहास आगे जाता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। 52 गढ़ को मेरो गढ़ छ महान, 52 गढ़ को मेरो गढ़ छ महान, 52 गढ़ को मेरो गढ़ छ महान, तिलु जनी नारी के गाँव का समान। ये किला चांदपुर गढ़ी राजा कनकपाल की राजधानी थी। 52 गढ़ों को जोड़कर जो साम्राज्य बना वो यहीं से उतरा था इतिहास में। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये गर्व का पहला पत्थर है जहां से शुरू हुई वो परंपरा जो रानी कर्णावती ने आगे बढ़ाई। ये उस संकल्प का स्थान है जहां से एक छोटी सी रियासत ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर देखा। चांदपुर गढ़ी के पत्थर आज भी उस विरासत के गवाह हैं, जो सिर्फ तलवारों से नहीं, गर्व, ज्ञान और गीता के सिद्धांतों से बनी थी। 15वीं शताब्दी में राजा अजय पाल ने यहाँ पर श्रीनगर में गढ़वाल की राजधानी को स्थापित किया। रानी कर्णावती के समय में भी यही स्थान गढ़वाल की राजधानी रहा होगा। कालांतर में यहाँ भूकंप आए और उसके बाद गंगा में आने वाली बाढ़ की वजह से यहाँ पे कुछ अवशेष बचे नहीं है राजधानी के, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत मजबूत राजधानी थी। रानी कर्णावती कौन थी, कहां से आई थी, क्या वो गढ़वाल की ही थी? ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती का जन्म गढ़वाल में नहीं हुआ था, वो कांगड़ा से थी और कांगड़ा को कैप्चर कर लिया था जहांगीर ने करीब उनके 10 या 20 साल पहले। एज ए यंग गर्ल उनकी शादी हुई महिपत शाह से और फिर वो तेरी गढ़वाल की महारानी बन गई। 1622 के आसपास महिपत शाह ने राजगद्दी संभाली। उसके लिए राज करने का मतलब ही था युद्ध लड़ना। गद्दी पर आते ही उसने आसपास के राज्यों के साथ जंग शुरू कर दी। 1624 में तिब्बत से जो आक्रमण हो रहे थे उसका बदला देने के लिए उसने तिब्बत पर चढ़ाई की 12,000 की सेना लेकर, पर ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से उसे लौटना पड़ा। एक फिरंगी मिशनरी हैं एंटोनियो दे अंड्राडे, जो यहां से गुजरे थे। उन्होंने लिखा है कि महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 बार चढ़ाई की। तेरी गढ़वाल के राजाओं के बहुत ही अच्छे संबंध थे मुगलों के कोर्ट के साथ। इसके बावजूद जब शाहजहां गद्दी संभालने को आए और उनके राज्य अभिषेक के लिए उन्होंने सब राजाओं को न्योता दिया। शाहजहां ने एक दूत भेजा था न्योता लेके महिपत शाह के श्रीनगर में, यह कहने के लिए कि आप आइएगा, आपको आमंत्रित किया जाता है हमारे राज्याभिषेक में। साथ साथ में बहुत ही कीमती तोहफे भी भेजे थे। महिपत शाह को बहुत ही बुरा लगा, उनको इंसल्ट लगा। राज्याभिषेक में बुला रहे उसका मतलब है कि हम आपके अधीन हैं, और उसने बहुत ही बदनामी की वो दूत की और उसको भेज दिया वापस। ये एक बहुत ही बड़ा इंसल्ट था शाहजहां। राजा महिपत शाह को गर्व भंजन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही अहंकारी राजा थे और किसी को भी कुछ समझते नहीं थे। कोई भी उनको कोई बात कहता तो वो उसका साफ इनकार कर देते और कोई भी बात ना मानते। अंद्रादे कहते हैं उनके लेख में कि जब वो पहली बार गढ़वाल गए थे तो जहांगीर ने उनको फरमान दिया था और उस फरमान में उनके लिए परमिशन मांगा था गढ़वाल के राजा के पास से उनके सेफ पैसेज का। अगर जहांगीर ऐसा फरमान लिखते तो उसका मतलब है कि जहांगीर उन्हें अधीन नहीं समझते थे, इंडिपेंडेंट समझते थे। तो खैर महिपत शाह का इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ हमें इतना ही मालूम है कि 1631 में कुमाऊं के साथ लड़ते हुए वो वीर गद्दी पा गए। और जैसा इतिहास में कई बार हुआ है, राजगद्दी खाली थी और दुश्मन इसी मौके की तलाश में।
राजकुमार सिर्फ 7 साल का था और समय ने एक बार फिर एक मां से रानी बनने की मांग की। रानी कर्णावती को कोई शौक नहीं था युद्ध का, उन्हें शासन संभालना था। मगर एक औरत शासन संभाल रही थी तो आजू बाजू के जितने भी शासन थे उनको लगा कि चलो हम हमारे किस्मत आजमा के देखें। 1638 में बाज बहादुर चांद ने गद्दी संभाली कुमाऊं की। वो था तो कुमाऊं, मगर उसके ऊपर बहुत ही बड़ा मुगलों का स्वरूप छाया हुआ था, उसकी बोली में, उसके कपड़ों में, उसके रिवाजों में। तो वो ऐसे कि एक मुगल इन कुमाऊं था। लेकिन ये शौक सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं था। बाज बहादुर सिर्फ एक पड़ोसी नहीं था, वो लगातार खतरा बन गया था गढ़वाल के। इतिहास के पन्ने कहते हैं कि इसी बाज बहादुर ने नजाबत खान को भड़काया। नजाबत खान था कांगड़ा का मुगल सूबेदार। उसे बताया गया कि यहां बहुत सोना है और दरवाजे खुले हैं। नजाबत खान यह सौदा लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के पास गया। शाहजहां को याद दिलाया गया कि यह वही गढ़वाल है जिसने कभी उनकी तौहीन की थी। बस फिर होना क्या था? तुरंत फरमान लिखा गया और 30,000 की सेना के साथ मुगल सेना नजाबत खान और बाज बहादुर आ गए गढ़वाल। साथ में थे सिरमौर के राजा रास्ता दिखाने के लिए। हरिद्वार पर गंगा पार की और तूफान आ गया इन वादियों में। रानी कर्णावती चाहती तो सुलह कर सकती, लेकिन उन्होंने गर्व से लड़ना चुना। रानी कर्णावती के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वो शाहजहां की सेना के साथ संधि कर लेती, लेकिन उन्होंने युद्ध करना चुना। सबसे पहले अपने दुश्मन को पहाड़ों में अंदर आने दी, जैसे कोई शिकार खुद अपनी जाल में चला जाता। जैसे जैसे मुगल फौज अंदर आ गई, रानी पीछे हटती गई। और फिर जब वो फौज एक ऐसी जगह पहुंची जहां से ना आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे जाने की गुंजाइश, रानी ने गिरा कस दी। अब ऐसा हुआ कि नजाबत खान फंस गया था एक छोटी सी घाटी में, चारों तरफ से घेरा हुआ था, खाना खत्म हो रहा था, फौजियों में हलचल मची हुई थी। तो नजाबत खान ने समझौता करने का सोच लिया। रानी ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो चुकी है और अब कोई समझौता नहीं हो सकता है। जब हार निश्चित थी तो सेना ने हथियार डाल दिए और रहम मांगी। वो चाहती तो 30,000 लाशें वहां वो बिछा सकती थी, पर उन्होंने एक मिसाल रखना चाहा। उन्होंने शर्त रखी कि सबको जाने देंगी, लेकिन सब अपने नाक काटकर वहां छोड़ दें। सेना के पास तो और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी जान बचाना बेहतर समझा और नाक काट के चले गए। और तब से वो कहलाई नाक काटी रानी, जिसने सिर्फ मुगल सिपाहियों की नाक नहीं काटी, मुगल दरबार की शान काट दी। लेकिन नाक काटने की जगह उनको मार डालना ज्यादा सेफ होता ना? नहीं, वो सेफ वाली बात नहीं थी। शी वॉन्टेड टू मेक द पॉइंट क्लियर, जो कहते हैं इंग्लिश में। उनको बहुत ही साफ अपमान करना था मुगल सेना का, और वो मैसेज वो नाक काट के भेज दिया उन्हें। नाक काट देना प्राचीन समय से हमारे देश में ये सिर्फ एक दंड नहीं, एक घोर अपमान माना गया। कम से कम रामायण के समय से, जहां शूर्पणखा की नाक कटी थी। इस देश में नाक
काट देने से ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो ही नहीं सकती। और शायद इसीलिए यहां हमेशा से नाक जोड़ने वाले भी रहे हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्वी से नाकों की जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, नेजल रिकंस्ट्रक्शन, ये भारत में जानी मानी बात थी। सुश्रुत जो आयुर्वेद के बड़े महंत थे, उन्होंने लिखा है 18वीं सदी में पूना में ऐसा एक ऑपरेशन विटनेस किया। 2 यूरोपियन डॉक्टर्स ने, 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स ने, क्रूजो और फिनले, वो काफी आश्चर्यचकित हो गए और वो वापस इंग्लैंड जाके उन्होंने ये डिस्क्राइब किया और ये प्रोसीजर रिपीट किया। इसके बाद राइनोप्लास्टी नाम की जो ये कला है, किसी का नोज रिकंस्ट्रक्शन करना, ये पहली बार वेस्टर्न मेडिसिन में आया। क्या पता जब शाहजहां के सैनिक अपनी नाक कटवा के यहां से निकले होंगे, वो भी गांव-गांव भटके होंगे सुश्रुत के शिष्यों को ढूंढते हुए। सो मुगल सेना के सैनिक जब अपनी कटी हुई नाक लेकर शाहजहां के दरबार में पहुंचे, तो ये मुगल बादशाह के लिए बहुत ही बेइज्जती का पल था। वो इस बेइज्जती का घूंट पी के रह गए, लेकिन बाद में अपने कई सेनापतियों को उन्होंने गढ़वाल की ओर भेजा। गढ़वाल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गंगा नदी है। गंगा नदी कभी भी उफान पे आ जाती है और इसमें बाढ़ आ जाती है, और कुछ ही समय ऐसा होता है कि आप जो छोटे छोटे दर्रे हैं उनके बीच में से निकलते हुए श्रीनगर की तरफ जा सकते हैं। तो कभी बर्फ पड़ जाती है, कभी तेज बारिश हो जाती है, पहाड़ की ढांगे गिर जाती हैं, और इसके साथ साथ जो गढ़वाल राज्य के गुरिल्ला सैनिक थे, वो भी बीच बीच में रास्ते बंद कर दिया करते थे या पीछे से आकर जो दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर देते थे। कई बार कोशिशें हुई मुगलों के द्वारा श्रीनगर पर चढ़ाई करने की, लेकिन वे सफल नहीं हुई, और धीरे धीरे शाहजहां ने श्रीनगर पे आक्रमण करने का ख्याल ही छोड़ दिया। तो फिर उस सेना का क्या हुआ? पूरी सेना के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, मगर हम ये जानते हैं कि नजाबत खान जो सेनापति थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। स्टोरी ऐसी है कि उन्होंने पॉइजन ले लिया, क्योंकि उनको ये अपमान सहन ही नहीं हुआ। अब ये नाक काटने के पहले हुआ या बाद में हुआ, वो तो हमें नहीं मालूम, मगर बहुत सारे जो उस समय के हिस्टोरियंस है, मनुची है, टेवर्नियर है, बेर्नियर है वगैरह, वो सब कहते हैं कि नजाबत खान ने खुदकुशी कर ली। ऐसा भी एक कहानी है कि नजपत खान की नाक कटने से बच गई थी। वो उस युद्ध से सिरमौर राजा की मदद से भाग गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं को इतना बेइज्जत महसूस किया कि उन्होंने खुदकुशी करनी ठीक समझी और मुगल दरबार में गए ही नहीं। और फिर रानी ने क्या किया? फिर रानी ने अपना साम्राज्य संभाला। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। कृषि उद्योग में उन्होंने कनाल्स बनाई, इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई, कृषि उत्पादन को बढ़ाया। उन्होंने राजपुर का जो सबसे पुराना कनाल है पूरे एरिया में, पूरे गढ़वाल में, वो उन्होंने बनाया। देहरादून के करीब है, सब लोग आज भी जानते हैं उसे। उन्होंने दान किया, उसका एक कॉपर प्लेट भी है हमारे पास। और उन्होंने करणपुर नाम का शहर भी स्थापित किया, देहरादून के काफी करीब। एक ऐसा राजवंश जो लगभग 1000 साल तक जिंदा रहा, ना मुगल झुका सके, ना कोई और आक्रमण करे। मुगलों ने देश भर में न जाने कितने युद्ध जीते, पर यहां हर बार वो बस एक नक्कटी फौज बनकर रहे। वो एक पल और रानी कर्णावती, ऐसे सत्य जो सिर्फ इस कहानी में बचे, जैसे चांदनी से लिखी हुई कोई कल्पना। ये जमाना ना सिर्फ वही याद रखता है जो शोर मचाता है। हार के तमाशे याद रहते हैं यहाँ। रानी का साहस तो सिर्फ ये पहाड़ जानते। इतिहास एक औजार है, एक साधन। इसे वही याद आता है जो इस युग को भाता है। रानी की कहानी इतिहास में असामान्य है। ना हार मानी, न जीत के ढोल बजाए, और जो कहानियां नियम तोड़ती हैं ना, इतिहास अक्सर उन्हें भूल जाता है। लेकिन आज जब हम ये कहानी फिर गुनगुना रहे हैं, रानी इतिहास की नाक काट रही,
अब शाहजहां की तरह इतिहास को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा।